नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। बच्चों, आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी में जुट गए होंगे। मैं आप सबके प्री बोर्ड की तैयारी में सहायता के लिए आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 9 और 10 में पढ़ाए जाने वाले साहित्य सागर के प्रश्नोत्तर आज मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लास 9 के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों के भी परीक्षा में ये प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये प्रश्न भी थोड़े से कठिन हैं क्योंकि ये पाठ ही थोड़ा सा संवेदनशील और कठिन है, भावनात्मक पाठ है। और ये पाठ जो है, ये कहानी जो है, हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना अपना भाग्य, जो कि संवाद शैली में लिखी गई है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की कहानी है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि ये एक संवाद शैली में लिखी गई कहानी है और इस कहानी में भावनात्मकता को, आज के समय में समाज के यथार्थ को चित्रित करती है बहुत ही भावुक रूप से। बच्चों, ये कहानी आप लोगों को याद होगी, मैंने इस कहानी की वीडियो अपलोड कर दी है पिछले ही साल, आप उसको देख सकते हैं, अपना अपना भाग्य। मैं इस वीडियो के साथ उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि कहानी याद आ सके प्रश्नोत्तर से पहले, क्योंकि आप ये बात जानते हैं अच्छे तरह से कि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो वो सिर्फ वो प्रश्न नहीं होते जो आपकी सहायक पुस्तिका में हैं। कोई भी वाक्य या कोई भी कथन दे दिया जाता है और उससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा, किससे कहा, कहने का संदर्भ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। तो बच्चों, इसलिए उस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, मैं बार बार कहती हूँ। और इस कहानी को अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इस कहानी में एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया है जो कि बहुत गरीब है और लेखक और उसके मित्र उसे देखते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उसे नौकरी के लिए ले जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वकील साहब ये कहते हैं कि इसका कोई पहचान नहीं है और पहाड़ी लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, चोरी करके भाग जाएंगे, इसलिए वो नौकरी नहीं देते हैं। उस बच्चे का एक दोस्त भी होता है जो पहले जहां नौकरी करता था वहां के मालिक ने उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई थी। वो सारी परिस्थितियां देखते हुए लेखक और उसके मित्र को उस पर दया तो आती है, क्योंकि वो लड़का जो है वो भूखा है और उसके पास कपड़े भी एकदम फटे चीटे हैं। उस बर्फीली रात में जहाँ बर्फ गिर रहे हैं, नैनीताल की सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, उस बर्फीली रात में वो बच्चा फटे चीटे कपड़े में घूम रहा है, तो उन्हें दया आती है, लेकिन वो अपने इतने ही सहायता को बहुत मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं वैसे ही। और अंत में ऐसा होता है कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है सर्दी की वजह से, भूख की वजह से और आश्रय ना होने की वजह से। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो बच्चों, उससे पहले आप क्या करेंगे कि इस कहानी के जो कथानक है उसको ज़रूर पढ़ लेंगे, उससे आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हल हो जाएंगे। ठीक है, तो कथानक मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके भी पुस्तक में ज़रूर होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, जो आपको ज़रूर सहायता करेगा। ये है स्मरणीय बिंदु, यानी कि अगर आप पूरे पाठ को याद नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, मुख्य पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिनको आप याद कर लें ताकि आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर सही से कर सकें। तो ये सारे स्मरणीय बिंदु आप लोग जरूर पढ़िएगा। शीर्षक की सार्थकता, जो कि आईसीएसई बोर्ड के परीक्षाओं में अक्सर आती है, शीर्षक की सार्थकता और कहानी का उद्देश्य बताने के लिए, इसलिए इसको तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे। शीर्षक की सार्थकता आप पूरा इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि आखिर
कहानी को अपना अपना भाग्य नाम क्यों दिया गया है? दरअसल क्या होता है कि बच्चे की जो गरीबी होती है और वकील साहब की अमीरी को दिखाई जाती है, और फिर लेखक जो स्वार्थ भरी फिलॉसफी सुनाते हैं कि ऐसा संसार में होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि संसार में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, और इसको हम लोग बदल नहीं सकते। यानी उन्होंने क्या किया, भाग्य पर सारा कुछ डाल दिया, भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़ दिया कि भाग्य है उसका, इसलिए वो गरीबी में जी रहा है और उसी भाग्य के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सोच जो है वो बहुत बुरी सोच है और उसको व्यंग के तौर पर लेखक ने इस नाम के साथ प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे देखिए, उद्देश्य लिखा हुआ है कहानी का। मैंने अंडरलाइन किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को, तो वो लाइन जो है ना आप लोग देख लीजिए कि अगर पूरा इतना तो नहीं लिखिएगा एग्जाम में, 2-3 पेज आपका हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है, तो उतना आप नहीं लिखिएगा। मैंने सिर्फ जो पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिए हैं ना, जो लाइनें, उनको आप लिख लीजिएगा तो काफ़ी है आपके लिए उद्देश्य। और उद्देश्य में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके क्वेश्चन के आंसर में भी लिख दिए हैं। चरित्र चित्रण बालक का है, लेखक का है और लेखक के मित्र का है, जो मुख्य पात्र हैं। रहे वकील बाबू, तो वकील बाबू के बारे में आप एक सामान्य इंसान की तरह लिख सकते हैं कि वो एक आम इंसान थे जो अमीर थे, बड़े आलिशान कमरे में रहते थे, सुख सुविधा से संपन्न थे, लेकिन उनके हृदय में दया नहीं थी और सहानुभूति नहीं थी किसी के प्रति। साथ ही वो अपने आराम में खलल पड़ने पर गुस्सा भी हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। एक उदाहरण प्रश्न दिया हुआ है कि किस तरह से आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ये उदाहरण है, आपको देख रहे हैं कि कितने विस्तार से उत्तर लिखा हुआ है। तो आपको भी जब आप उत्तर लिखेंगे ना परीक्षा में, तो ऐसे विस्तार से लिखेंगे ताकि जो परीक्षा में जांच करने वाला है उसको समझ में आ सके कि आप क्या बताने वाले हैं। ठीक है, आप जो भी मैं बोल रही हूँ ये मत समझिएगा कि व्यर्थ जो है, इतना नहीं सुनना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बच्चों, मैं जितना बता रही हूँ वो लिखने का तरीका है। अगर हम लिखने का तरीका नहीं जानते हैं तो हमें याद करना पड़ेगा सारा आंसर, और सारा आंसर याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि लेखक और उनके मित्र कब कहाँ बैठे थे, उस जगह के सौंदर्य का वर्णन लेखक ने किस प्रकार किया है। तो बच्चों, वे नैनीताल में सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे, और इसका जो सौंदर्य का वर्णन है पेज नंबर 26, यानी इस चैप्टर का जो शुरुआत होता है उसके इस पहले ही पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं, नैनीताल की संध्या थी और रुई के रेशे जैसे थे बादल, और यहाँ तक आप लोग इसके सौंदर्य के विषय में लिख सकते हैं। ठीक है, लेखक चुपचाप क्यों बैठे थे, वे कुढ़ क्यों रहे थे, समझाकर लिखिए। तो उसका उत्तर मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया। उतने देर शांत बैठे रहना उनके लिए संभव नहीं था। दूसरा, वो जबरदस्ती बैठे थे, उनके मित्र उस दृश्य का आनंद ले रहे थे तो चुप ही बैठे हुए थे। अचानक मित्र ने लेखक को क्या दिखाया, वह कितनी दूर पर था और क्या कर रहा था। तो यहाँ देखिए बच्चों, पेज नंबर 26 में ही अचानक लेखक के मित्र ने दिखाया कि दूर से एक काली सी मूर्ति उनके तरफ चली आ रही थी। लेखक ने पहले सोचा कि होगा कोई, लेकिन वो 3 गज की दूरी पर एक लड़का था जिसके सर के बड़े बड़े बाल थे और वो खुजला रहा था, नंगे पैर था, नंगे सिर था, एक मैली सी कमीज लटकाए हुए था। वो कहीं और जा रहा था लेकिन उसके पैर कहीं और जा रहे थे। उसके अलावा आखिरी 2 लाइन देखिए, गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है, आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, मैंने वहां पे आपको दिखाई दिया है अंडरलाइन करके कहानी का उद्देश्य, लेकिन फिर भी मैंने पॉइंट में यहाँ पे लिख दिए कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है। और जब हम ये पॉइंट्स लिखेंगे तो इसको साबित करने के लिए कहानी में जो उदाहरण है, जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को उदाहरण के तौर पे भी लिखना होगा 1-2 लाइनों में। बहुत लंबा नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो लिखेंगे कि सामने वाला समझ सके कि आप संवेदनहीन क्यों कह रहे हैं। इस पूरे प्रश्न का उत्तर मैंने, दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए।
बालक मूक होकर क्यों खड़ा था, उसकी आंखों ने क्या कहा और क्यों कहा। दूसरा, क्या प्रश्न था, लेखक के मित्र ने प्रश्न क्या किया था। बच्चों ये लाइन देख लीजिएगा, लाइन के बाद का जो है वो ख का उत्तर है और लाइन के पहले जो है वो प्रश्न क का उत्तर है। यहां तक है प्रश्न क का उत्तर, ये है क का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। माता पिता के विषय में बच्चे ने क्या जानकारी दी। तो बच्चों बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन उसने ये लिखा था कि उसके माता पिता जो थे वो गरीब थे, माँ हमेशा रोती रहती थी, भूखी रहती थी, बाप भी भूखा था, करने को काम नहीं था, उसके कई भाई बहन थे और वो रोता हुआ देख नहीं पाया, इसलिए वो भागकर चला आया अपने एक दोस्त के साथ। तो माता पिता के विषय में कुछ विशेष उसने नहीं बताया, तो जो बताया वही आप लिखेंगे, ठीक है। घ, बालक जहां पिछली रात सोया था वहां आज क्यों नहीं सोया, उसका उत्तर यहाँ पे भी है और थोड़ा सा उत्तर दूसरे पेज में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर पूरा लिखा हुआ है। जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई, से क्या मतलब है। मौत से पहचान हो गई क्योंकि उसने मृत्यु को अपने सामने देखा, अपने दोस्त को मरते हुए देखा, इसलिए उसे कहा गया है कि मौत से पहचान हो गई। और ठीक है, उसके बाद का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर ख और ग भी पूरा किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, लड़के को उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दी, क्योंकि उसका कोई पहचान नहीं था, कोई उसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं था और उनका मानना था कि पहाड़ी लोग जो है बड़े शैतान होते हैं और उनमें अवगुण छुपे रहते हैं, चोरी करके भाग जाएंगे, इसलिए। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए। भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं, इसका क्या मतलब है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 4 के क और ख का उत्तर है। ग का उत्तर थोड़ा सा आपको लिखना होगा, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ग में प्रश्न है, भयानक शीत तथा उस समय की हवा का लेखक ने किस तरह वर्णन किया है। बालक के पास कौन से कपड़े थे। बच्चों इसमें से कुछ तो आपको लिखना पड़ेगा। पेज नंबर 29 में है। भयानक शीत के बारे में वो कह रहे हैं कि बहुत तीखी हवा थी। ठीक है, वो बता रहे हैं कि इतनी भयानक शीत थी, इतनी भयानक सर्दी थी कि वहां हवा तीखी थी और इतनी तीखी थी कि ऐसा लग रहा था कि उनके कोट को पार करके हवा उनके बदन में तीर के समान चुभ रही है, तकलीफ पहुंचा रही है। और उसके बाद है, बालक नंगे पैर नंगे सिर था और उसने एक मैली सी कमीज लटकाई हुई थी जो कि उस भयानक सर्दी के लिए कम और बहुत कम था। सिर्फ कम ही नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा कम था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न घ, उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। तो लेखक ने मित्र को कौन सी फिलॉसफी सुनाई, आप उससे कहां तक सहमत हैं। ये लिखना है कि आप इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि समाज हमसे बनता है और अगर हम थोड़ी सी इंसानियत दिखा दें, किसी एक दो की सहायता भी कर दें, तो ये सहायता धीरे धीरे बड़ी होती चली जाएगी और हम अच्छा समाज बना सकते हैं, है ना। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, तो मोटर में सवार होते ही लेखक को कौन सा समाचार मिला। तो ये बुक में भी ये लिखा हुआ है, देख रहे, बुक में ये दिया हुआ है कि मोटर में सवार होते ही समाचार मिला, ठिठुर कर मर गया है। यही आपको ये प्रश्न वाला यहाँ पे लिख देना है या फिर बुक से देख करके लिखना है, जो भी हो। अगला प्रश्न जो है, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि यह वही बालक था जो उन्हें पिछली रात मिला था। तो सहज ही अंदाजा लगा लिया कि ये वही बालक होगा, क्योंकि ये उसी जगह मरा पड़ा हुआ था जहाँ पे उन लोगों को वो मिला था। उसके अलावा आगे मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख दिया है, वो आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न, आदमियों की दुनिया ने उसे कौन सा उपहार दिया। बेइज्जती, बेरुखी, क्रूरता, भूख, अभाव, नाउम्मीदी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। अब उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आदमियों की दुनिया ने उसे क्या दिया था। शायद कुछ नहीं, या शायद ऐसा कुछ जिसकी उसे जरूरत नहीं थी।
आगे बढ़े। अगला उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ तक लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ तक ये लाइन मैंने खींच दी। आदमियों की दुनिया ने क्या उपहार दिया? बालक की मृत्यु का क्या कारण था? यानी मैंने बहुत डिटेल में ये उत्तर नहीं लिखा क्योंकि हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिया है। बस भूख, ठंड, आश्रय का अभाव, काम न मिलना और सबसे बड़ी बात उसकी उम्मीद का खत्म हो जाना। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। उसकी आंखों से आशा की चमक ही खत्म हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पूरा उत्तर लिखा है। बालक और बालक के साथी के भाग्य में अंतर क्या था? कुछ खास अंतर नहीं था। दोनों ने वैसे ही अपने गरीबी के, बेरोजगारी के अपने दुख भरे दिन काटे थे। हाँ, मृत्यु में अंतर था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे शुरू करेंगे बालक और उसके साथी के भाग्य में, इस तरह से आप लिखेंगे, कोई विशेष अंतर नहीं था। यहाँ पे आपको पहले वाले प्रश्न वाला ही उत्तर लिखना है कि लेखक ने सुना कि एक बालक की मृत्यु हो गई है सड़क के किनारे। तो ये वाला उत्तर, ये लाइन वहाँ यहाँ पे आपको लिखना है। मैंने डैश 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 सिर्फ दे दिया है। लेखक ने वही सुना था और उसका असर ये हुआ कि वो सोचने लगे कि हम इंसान कितने बेहया हैं जो एक छोटे से बच्चे का ख्याल तक नहीं रख सकते, कितने नाकारा हैं। और प्रकृति ने ही आखिर हमारी लाज बचाने के लिए उसे कफन तक भी दिया। यहाँ तक कि उसके सर्दी से बचने के लिए कपड़े तो छोड़ो, उसको कफन तक देने वाले हम इंसान नहीं हैं। तो ये समाज की जो व्यवस्था है उसके बारे में सोचने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख देखिए। क्वेश्चन नंबर ग मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिखे हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, बालक को मृत्यु के मुंह से कैसे बचाया जा सकता था? ऐसी दशा में समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो बचाने के लिए हम लोग को थोड़ी सी इंसानियत, दया और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उससे हम बचा सकते थे। अगर उसका परिवार सक्षम होता तो वो बच जाता, या फिर उसे नौकरी मिल जाती तो वो कमाकर खा सकता था। लेखक या उनके मित्र जो थे उसके पक्ष में वकील साहब को उम्मीद दे देते कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये कुछ गलत नहीं करेगा, थोड़ी सी उसकी सिफारिश कर देते तो शायद उसको नौकरी मिल जाती। और उसके अलावा पॉइंट पे ये भी लिख सकते हैं कि उसे लेखक या उनके साथी जो थे अपने साथ ही रख लेते, उसकी ज़रूरत पूरी कर देते, उसकी भूख या ठंड मिटा सकते थे, तो ऐसे में भी उस बच्चे की मृत्यु नहीं होती। अब समाज का कर्तव्य, उस प्रश्न का जो दूसरा भाग्य है, समाज का कर्तव्य क्या था? तो ऐसे में समाज का कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों के लिए आश्रय का इंतजाम किया जाए जहां उसकी भूख और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, उनकी शिक्षा का ख्याल रखा जाए, उन्हें कोई तकनीकी शिक्षा दी जाए कि अगर उसे कोई नौकरी ना मिले फिर भी वो अपने लायक काम कर सके, कमा कर खा सके। सामर्थ्यवान लोग, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च ना करें कि कुछ बच्चों को ही सही, 5 बच्चे, 2 बच्चे, 10 बच्चे, ऐसे इतने ही बच्चों को गोद ले लें, यानी उसकी जिम्मेदारी उठा लें, तो भी इस तकलीफ को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये सब आपको खुद से एक्सप्लेन करना होगा, ये मैंने किया नहीं है। एक तो जगह भी यहाँ पे कम थी और उतना लिखना भी मुझसे नहीं हो पाया, मेरे पास समय नहीं था। अगला प्रश्न है, यथार्थ जीवन का चित्रण करने में कहाँ तक सफल हुए हैं लेखक, उसका उदाहरण देना है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने समाज की व्यवस्था को, उसकी सोच को, हृदयहीनता को दर्शाया है। तो आप यहाँ पे कुव्यवस्था भी लिख सकते हैं, बुरी व्यवस्था। उसके बाद पॉइंट्स में यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है कि बालक के माता पिता जो थे, ये उदाहरण के साथ ही है, बस थोड़ा सा आप इसको संभाल करके बड़ा करके लिख सकते हैं कि बालक के माता पिता जो गरीब थे, बच्चे पालने में समर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा परिवार कर लेते हैं और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। ये आज भी यथार्थ है, आज भी समाज में ये घटता है। बड़ी बड़े सिद्धांतवादी बातें लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में या उनके दुकानों में आप कोई ना कोई छोटा बच्चा काम करते हुए देखेंगे जो कि बाल श्रम कहलाता है। उसी तरह यहाँ वकील साहब थे जो बाल श्रम के लिए लड़का ढूंढ रहे थे और फिर उन पर अत्याचार भी करते हैं। जैसे इस कहानी में एक बच्चे को पीट कर उसके मालिक ने मार भी दिया।
हम जैसे लोग जो हैं वो सब बाल श्रम को देखते हैं और खुद को उसका हिस्सा नहीं मानते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो नहीं किया। जैसे कि लेखक और उनके मित्र बहुत फिलॉसफी देते हैं, बड़े अच्छे लोग बनते हैं, लेकिन एक बच्चे को नौकरी दिलवाने के लिए वकील के पास ले जाते, बाल श्रम के लिए वकील के पास ले जाते हैं, उसकी बिना श्रम के मदद नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। काम भी उसे ही मिलता है जिसकी पहचान हो। वकील साहब ने कहा कि हम इसको काम नहीं दे सकते क्योंकि इसकी कोई पहचान नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो बेचारे गरीब लोग या जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई बड़ा आदमी नहीं जानता है, वो नौकरी करने कहाँ जाए। यही चीज़ें जो है समाज में चोरी और छीना झपटी को बढ़ाता है, क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, भूख पूरी करने के लिए ये चीज़ चाहिए। लोग भाग्य को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। जैसे इस पाठ में लेखक ने कहा कि ये समाज है, ये दुनिया है, ऐसा ही होता है, या उसकी किस्मत ही ऐसी है, हम ऐसा सोचते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, उसके तकलीफ पर आहा हा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बस। इस पाठ में इस तरह के कई उदाहरणों के सहारे सभ्य कहे जाने वाले समाज के यथार्थ रूप को लेखक दिखाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आप खुद से भी कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत समझा भी दिया है प्रश्नोत्तर दिखाने के साथ साथ, तो ये आपको सहायता भी करेगा अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं तो। और उसके अलावा अगर आपको इसके बाद भी कोई संदेह रह जाता है तो आप बेशक बेझिझक मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, अभी के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, परीक्षा की तैयारियां करते रहिएगा।